गुड मॉर्निंग यूनिट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड इन 3 सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विद विच इट वाज थ्रोन। ओके, ये दो क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सपोज कीजिए ये कुछ h हाइट का अपने पास टावर था। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए u से फेंका गया है ना, और ये ऐसे जाकर के इसको ऐसे हिट किया। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने एंगल पे हिट किया है? 30 डिग्री पे हिट किया है विद द वर्टिकल। मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, सपोज कीजिए कि जो v वेलोसिटी से हिट करेगा, तो ये जो v वेलोसिटी है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल है? ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है। मतलब कि ये हमने ऐसे वर्टिकल ले लिया, सपोज कीजिए यहाँ पे आके हिट किया ऐसे, तो ये 30 डिग्री है, ऐसा है ना। ये थीटा है और यहाँ पे थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ओके, तो अब हमें बताना है कि इस u का वैल्यू कितना है और इस h का वैल्यू कितना है। हमें ये दो चीजें बतानी है, u का वैल्यू और h का वैल्यू। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग u और h का वैल्यू बताएंगे। तो सबसे पहले जो ग्राउंड को हिट करने का टाइम दिया वो 3 सेकेंड है। मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, तो ऐसा करते हैं कि हम इधर की तरफ x मान लेते हैं, इधर x मान लेते हैं और इधर y मान लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया तो x में इतना डिस्टेंस कवर किया, y में इतना डिस्टेंस कवर किया। 2 डायमेंशनल मोशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने y में h डिस्टेंस कवर किया, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड है, यानी कि y में यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकेंड है? 3 सेकेंड है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग y के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 y डायरेक्शन। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी इधर है, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्यों? क्योंकि इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है y का? 0 है, ये 0 है, ठीक। एक्सेलरेशन कितना ले लेंगे हम लोग? g ले लेते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में है तो सबको प्लस ले लेते हैं, एक्सेलरेशन g है, ठीक। और यहाँ से टाइम कितना लग रहा है इसको? टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। तो हम लोग को h का वैल्यू पूछा कितना। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताइए? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूजिंग s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में कितना है s? ये h हम लोग लिख देते हैं। यूज कितना है? 0। हाफ a कितना है? g, यानी g इंटू टी कितना? 3 स्क्वायर, यानी दैट इज h इक्वल टू हाफ। यहाँ पे g का वैल्यू नहीं लिया हुआ है, सपोज करो कि हम ले लेते हैं कि मान लो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से हमने g का वैल्यू पुट कर देना है, 10 इंटू 9, ये 5, यानी कि 45 आ गया, यानी कि देयरफॉर h इक्वल टू 45 मीटर। देखिए हमने यहाँ पे जितने भी वैल्यू लिए हैं, t का, g का, जो भी लिया गया ऐसा सिस्टम में लिया गया। तो जब ऐसा सिस्टम में सारा वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोग का जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी ऐसा सिस्टम में आएगा। तो चलते हमने ऐसा सिस्टम में हाइट लिख दिया 45 मीटर, तो ये तो 45 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि ये थीटा 30 डिग्री है, ठीक। तो अब एक बार जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो हर पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी आएगा ये ऐसे टेंजेंशियल आएगा। तो टेंजेंशियल आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह पे सेम ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो इस v1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहना है? u ही रहना है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होना है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये जो v है तो ये आएगा u और ये आ जाएगा vy, है ना। इधर आ जाएगा ये u और इधर आ जाएगा vy। तो अब जरा देखिए इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैसा है? इधर है u और इधर है vy, और ये हम लोग का फाइनल वेलोसिटी v है, और ये कितना कह रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग tan 30 डिग्री कितना लिखेंगे? दिस अपॉन दिस,
ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा, यानी u अपॉन वी वाई। ये एक रिलेशन है। तो अगर हमने वी वाई निकाल लिया तो इस रिलेशन के थ्रू हम लोग u का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी वाई क्या है, y डायरेक्शन का वेलोसिटी है। तो अब यहाँ से यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई कितना लिखेंगे, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस g इंटू टाइम कितना है, टाइम 3 सेकेंड है, इंटू 3, यानी कि दैट इज g का वैल्यू 10 ले लिया तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यह आ जाएगा वी वाई। अब इस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी वाई को, तो यहाँ से tan 30 इज इक्वल टू यू बाई वी वाई। तो देयरफॉर यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, वी वाई इंटू tan 30, यानी दैट इज 30 इंटू tan 30 कितना होगा 1/√3, ये ना, ये होता है 1/√3, 1/2√3/2, तो 1/√3, यानी कि दैट इज 30/√3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, ये u का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग को ये दोनों पूछ रहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट हमने बता दिया 45 मीटर, और कितने स्पीड से फेंका गया था, ये 30/√3 से फेंका गया था। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से भी फर्दर हो जाएगा। इसको 3 इंटू 10/√3 करते हैं, और √3 में कैंसिल करा के ऊपर में √3 10 लिख देंगे, यानी कि 10√3 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बात अपने ऊपर है कि हम लोग और कितना सिंप्लीफाई करें। तो इस तरीके से सॉल्व, तो यहाँ पे भी हमने बस वही किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन है एक तरीके से, एक्स के लिए सॉल्व कर लिया, वाई के लिए सॉल्व कर लिया, बस हो गया, है ना। तो आपको यही करते रहना है 2 डायमेंशनल मोशन में, हर तरफ के लिए एक्स और वाई के लिए इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लो, और जरूरत पड़ा तो उनको कंबाइन करो, नहीं तो फिर वहीं से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स, each 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। मतलब ये कुछ इस टाइप में है, कुछ इस टाइप में है यहाँ पे क्वेश्चन, कि एक ऐसा इस तरीके से 10 सेंटीमीटर हाई है और 20 सेंटीमीटर वाइड है, ऐसा। तो 3 स्टेप है, मान लीजिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये ऐसा 3 स्टेप दिया हुआ है, और ये सरफेस है नीचे का, है ना। कहता है कि हाइट कितना है, हाइट है ये 10 सेंटीमीटर, और वाइड कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोवेस्ट प्लेन। मतलब कि सपोज कीजिए इस पे कोई बॉल ऐसे रोल कर रहा है, रोल कर रहा है ऐसे, तो जब ऐसे रोल कर रहा है तो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो कहता है कि इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि वो इसको हिट करे। ये जो नीचे वाला अपने पास सरफेस है ना, इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि ये सरफेस को हिट करे। देखिए अगर ऐसे वेलोसिटी कम रहेगा, थोड़ा सा वेलोसिटी रहेगा, तो हो सके इसी पे गिर जाए, थोड़ा और वेलोसिटी बढ़ाए, हो सके इस पे आके गिरे, थोड़ा और वेलोसिटी दे दिए, उधर कहीं पे जा करके गिर गया, है ना। तो हम लोग को यही बताना है कि इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि वो नीचे वाले को हिट करे। तो जरा देखिए यहाँ पे बच्चों, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये जो है वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना। जितना वेलोसिटी ये रहेगा ये उतना दूर जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो इस तरीके से इसको नीचे आना है, ये इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगा। अब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी देंगे ये उतना दूर जाएगा, कम वेलोसिटी देंगे तो नजदीक, मान लो कि एकदम बिल्कुल थोड़ा सा वेलोसिटी दिया यहीं पे गिर जाएगा, थोड़ा और वेलोसिटी दिया यहाँ पे गिरा, और वेलोसिटी दी यहाँ पे गिरा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी, बहुत दूर जाएगा। तो हमें इसी में क्या बताना है, इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना हो कि वो डायरेक्टली हिट करे। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी वाला केस है, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए जरा देखिए। एक तो हम लोग इसका वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये ऐसे दूर जाकर के गिरेगा, तो बस इतना वेलोसिटी दे कि वो सरफेस को हिट करे। देखिए ये सरफेस को यहाँ पे भी हिट कर सकता है, यहाँ पे भी हिट कर सकता है, यहाँ पे भी हिट कर सकता है, बहुत जगह पे हिट कर सकता है कि नहीं। तो इधर जितना नजदीक में हिट करे यानी ये उतना वेलोसिटी कम आएगा। मतलब कि अगर सपोज करो कि इसको वेलोसिटी दिया है, वो यहाँ पे हिट किया, इसको कुछ वेलोसिटी दिए वो यहाँ पे हिट किया, तो इन दोनों कंडीशन में
किस केस में इसके पास कम वेलोसिटी होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हिट कर रहा हो तो इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी कम होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे हिट कर रहा है उसके कंपैरिजन में। तो अब देखिए मिनिमम वेलोसिटी बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना दे कि वो इसको हिट करे। तो अगर ये जो बॉल है वो जस्ट इस पॉइंट को जस्ट ऐसे टच करके निकल ले, इसको इतना ही वेलोसिटी दे कि वो जस्ट इसको टच करके निकल ले, जस्ट इसको टच करके निकल ले, तो जस्ट इसको टच करते हुए निकलेगा, यहाँ पे हिट करेगा, तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा, है कि नहीं? हमने इसको थोड़ा सा फेंका धीरे से, यहाँ पे गिर गया, और फेंका यहाँ पे गिर गया, और फेंका यहाँ पे गिर गया, और फेंका, तो बस इतना वेलोसिटी दे कि वो इसको टच करके निकले तो डायरेक्ट सरफेस को हिट करेगा। और यही कंडीशन क्या हो जाएगा? इसका मिनिमम वेलोसिटी का कंडीशन हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब जब ये मिनिमम वेलोसिटी का कंडीशन हो गया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ पे इसको टच करते हुए गया तो आप इतने पार्ट को देखो, है ना, इतने पार्ट को देखो, आप इतने पार्ट को देखो। तो जब यहाँ से ऐसे गया है तो इस पार्ट में ये हाइट कितना है? इधर से 10 है, इधर से 10 है, हाइट तो 10 ही का है ना, तो ये 10 और ये 10, टोटल कितना? 20, और इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, इधर से कितना? 40। मतलब कि इसको इतना वेलोसिटी दिया गया कि वो ऐसे, जब इसका हाइट 20 है तो हॉरिजॉन्टल कितना है? 40 है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इसका u का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इसको इतना वेलोसिटी दिया गया है यहाँ से कि जितने देर में ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 20 सेंटीमीटर कवर करता है उतने ही देर में ये हॉरिजॉन्टल में 40 सेंटीमीटर कवर करता है। तो उस कोरस्पॉन्डिंग ये व्यू का वैल्यू कितना आएगा? क्लियर है इतना बात? तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। सपोज करो कि हम ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए ये x है और ये y है, x के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, y के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो y में 20 कवर किया। देखिए y डायरेक्शन के लिए, फॉर y डायरेक्शन के लिए सब का सब एक ही तरफ है कि नहीं? एक्सेलरेशन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हम लोग सबको प्लस में लेकर के चल सकते हैं। तो y डायरेक्शन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। एक्सेलरेशन हम लोग g ले लेते हैं, मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, एजम्पशन में 10 लेकर के चल रहे हैं, 9.8 भी रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ तो उसको यूज करने का है, ठीक। और y डायरेक्शन कितना हो गया? ये डिस्टेंस कवर किया, इसने हाइट कितना कवर किया? इधर, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी 0.20 मीटर, इतना कवर कर लिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग इसका टाइम निकालेंगे कि भाई इसको कितना टाइम लगता है। तो कौन सा इक्वेशन देखते हैं? जब यहाँ से यहाँ तक गया तो 20 इतना कवर किया, तो 20 जाने में इसको टाइम कितना है? तो यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s हम लोग कितना लिख सकते हैं? हमने s लिख दिया, y में हमने लिख दिया ये 20 यानी कि 0.20, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, a कितना है? हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कर दिया। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 0.20 इंटू 2 बाई कितना? ये g आ जाएगा तो हम लोग नीचे 10 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये टी स्क्वायर आ गया 0.40, है ना, 0.40 बाई 10, ऐसा हमें लिख दिया। यानी कि इसको हम लोग 0.40 बाई 10 है तो इसको हम लोग ऐसे 0.4 बाई 10 भी तो लिख सकते हैं। 0.40 लिखो या 0.4 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू 0.4 बाई 10, यानी कि 4 बाई, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 क्या, तो 100, तो देयरफॉर टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का 2, यानी कि 2/10 सेकेंड। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को जब ऐसे फेंका गया है तो इसको 20 सेंटीमीटर नीचे आने में ये 2/10 सेकेंड लगा है। तो उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस कितना कवर किया है? हॉरिजॉन्टल में 40 में तो हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब कि 2/10 सेकेंड में u वेलोसिटी से x में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 40। तो देयरफॉर हम लोग कितना लिखेंगे? 40 इज इक्वल टू u इंटू, है ना। देखिए जब ये ऐसे नीचे आ रहा है तो वर्टिकल में भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस है? 40, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, u इंटू 2/10, तो देयरफॉर u कितना आ गया?
2, है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये 200, इधर से किया 20 यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड, यानी ये u का वैल्यू आता है अपने पास। नहीं गलती हो गया यहाँ पे, ये 40 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पॉइंट है ये, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये 40 सेंटीमीटर है तो कैसा लिखेंगे 0.40 इज इक्वल टू u इंटू 2/10, तो देयरफॉर u इक्वल टू 0.4/10 यानी कि 4/2 यानी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि इसका मिनिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो ये क्या होगा जस्ट इसको सरफेस को हिट करेगा। तो यहाँ पे वही एक मेन पॉइंट है कि मिनिमम वेलोसिटी केस में बस क्या करे, इसको हिट करना है, मिनिमम वेलोसिटी केस में बस इसको टच करके निकले। जब इसको टच करके निकले तो इसका मतलब कि जब इसने y में 20 सेंटीमीटर कवर किया तो x में 40 कवर किया, y में 20 x में 40। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व करके u का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे, और इस इंक्लाइंड प्लेन से 45 डिग्री एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है ना, मान लिया कि ये यू ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे हिट करेगा कहीं पे, तो ये यहाँ पे हिट किया तो ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस सपोज करो हम इसको ओ ले लेते हैं, इसको सपोज करो कि पी ले लेते हैं, है ना, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ओपी इंक्लाइंड प्लेन का रेंज कहलाएगा। तो हमें बताना है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का रेंज का वैल्यू कितना है। तो हम लोगों ने इसे पहले पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, हम लोग सारे वेक्टर्स को क्या करते थे इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते थे और वहां से सॉल्व करते थे, और दूसरा तरीका था कि इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। अभी मैं पहले सॉल्व करता हूं इसको, सारे वेक्टर्स को इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करके। तो कुछ ऐसे सॉल्व किया जाए, ये 30 डिग्री है, ये ऐसे फेंका गया u से 45 डिग्री पे, तो u का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा u cos 45 डिग्री और ये कितना u sin 45 डिग्री, ठीक है। और g इधर है तो हमने g का एक कंपोनेंट इधर निकाला था और एक कंपोनेंट इधर निकाला था, ये 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री है ना, याद कीजिए किधर 30, यहाँ पे थीटा तो ये थीटा आता था, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g cos 30, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर g cos 30, इधर कितना g sin 30 डिग्री। ठीक, हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब ये ऐसे गया ऐसे गया, तो ये हो जाएगा वर्टिकल में इतना, ये इधर इसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम हाइट, ये इसका रेंज सब। तो अभी देखते हैं हम लोग कि जितने देर में ये यहाँ से यहाँ तक गया उतने देर में ये ऑब्जेक्ट ऊपर से ऐसे नीचे तक आया, है ना। अब जैसे देखिए इसको ऐसे थ्रो किया गया है, जाकर के यहाँ पे इसने हिट किया, तो इसने जाकर के हिट किया, तो जितने देर में यहाँ से यहाँ जाकर के ये हिट किया उतने देर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, ऐसे जाकर के हिट किया, उतने देर में ये यहाँ से ऊपर गया, मतलब कि जैसे देखिए मैक्सिमम हाइट इतना है ना, मतलब कि ऐसे जा रहा है, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, मतलब कि इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से इधर आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाल दिया था, बोलिए। ऐसे हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin θ/g होता था। और याद कीजिए जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे तो कितना आया था, 2u sin θ, है ना, अपॉन g cos अल्फा। याद कीजिए जब इस तरीके से सॉल्व किए थे, ये अल्फा था, ये थीटा था, ये u था, ऐसे रिजॉल्व करते थे, u sin θ 2u sin θ/g होता था हॉरिजॉन्टल में, ऐसे में 2u sin θ/g cos अल्फा। ठीक, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, इसके लिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेंगे, यानी इस जितने देर में ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे फेंके, यहाँ तक, यहाँ इसको इस तरीके से फेंका गया तो यहाँ पे गया जाकर के हिट किया, मतलब जितने देर में ये ऊपर गया नीचे आया उतने ही देर में यहाँ तक किया, है ना। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उतने टाइम के लिए इतने ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया वही इसका रेंज कहलाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हम लोग निकाला था, 2u sin θ, यानी कि 2u sin θ कितना है, sin 45 डिग्री अपॉन g cos अल्फा, बोले तो जितना g cos 30 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा
टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि दैट इज ये आ गया हमारे पास 2u sin 45, यानी कि दैट इज 2u, u का वैल्यू हम लोग रहने देते हैं, बाद में पुट कर देंगे लास्ट में, अभी u के टर्म में छोड़ देते हैं, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना 2u sin 45 1/√2 है ना, और g cos 30 कितना √3/2, sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज इक्वल टू, ये इधर जा रहा है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन रहने तो बाद में पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4u, ये √2 इधर √2, यानी कि दिस इज √3 √2 √6 हो जाएगा g √6 है ना, यानी कि दैट इज 4 इंटू यू का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 30 पॉइंट, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसको √6 ले लिया जाए, यानी दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एक बार इधर से कैंसिल हो जाएगा, यानी 12/√6, ये हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ऐसे फेंक दिए तो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना टाइम 12/√6 सेकेंड। अब इतने ही टाइम के लिए एक्स में डिस्टेंस मूव कर रहा है, अब इतने टाइम के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर किया वही इसका रेंज कहलाएगा, तो निकाल देते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल में रेंज। तो हॉरिजॉन्टल में रेंज निकालते हैं, तो जरा देखिए इनिशियल वेलोसिटी इधर है इनिशियल वेलोसिटी कितना u cos 45 है, एक्सेलरेशन इधर है, कितना एक्सेलरेशन है g sin 30 डिग्री है ना, यानी 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना है u cos 45 u 30 इंटू 1/√2, ठीक है, ये 30/√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो हम लोग को x में डिस्टेंस निकालना है। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 12/√6 सेकेंड, तो अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सा इक्वेशन, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² है ना, हम इस डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, इस डायरेक्शन में माइनस लेते हैं, क्योंकि वेक्टर दो तरफ है, एक तरफ प्लस डायरेक्शन लिया, एक तरफ माइनस डायरेक्शन लिया, तो ये माइनस में आ जाएगा, बाकी सब प्लस में। यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² कितना लिखेंगे, ये s u कितना है, u है इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, ये 30/√2 इंटू t कितना, ये 12/√6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस में है ना, -5 इंटू t² बोले तो कितना 12 इंटू 12/6, ये हो जाएगा t²। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 30 इंटू 12/√6, यानी कि दिस इज 30 इंटू 12, ये √6 कितना √3 इंटू √2, तो √2 मिलकर के 2 बचेगा, यानी कि 2√3 माइनस इधर से कितना 6 2 जा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 60 आ गया है ना, 12 5 60 60, यानी कि इधर से 15। ओके, तो अब कितना था यहाँ से 15 इंटू 12√3 माइनस 60, यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए √3 का टर्म रह जाएगा है ना, तो √3 का टर्म रह जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, इधर से 15 है, इधर से 12 है, तो ये 4 तरीके बार 4√3 लिख सकते हैं, यानी 15 इंटू 4√3 माइनस 60। अगर हम लोग चाहें तो 15 4 जा, यहाँ से हम लोग 60 कॉमन ले सकते हैं ना, देखिए 15, ये 60 है, ये 60 है, तो कितना लिखेंगे हम लोग इसको, यहाँ से आप देख सकते हो 15 इंटू 4, अगर हम लोग 15 कॉमन ले लिए तो 4√3 माइनस 4 15 चौक 60 ही आएगा ना इधर से भी, यानी इधर से डायरेक्ट 60 कॉमन लो, यानी 60√3 माइनस 1, ये आ गया रेंज। कैसे हमने निकाला कि इसको ऐसे फेंके, तो हमने क्या किया, वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया। वेक्टर्स को रिजॉल्व करके हम लोग को पहले से टाइम पता था कि जब ये ऐसे जाएगा तो इसको ऊपर से ऊपर आने में टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस टाइम के अंतर्गत इसने एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स में एक्सेलरेशन है, निकाल दिया, ये आंसर आया। अब इसी चीज को क्या करते हैं, नॉर्मल से निकालते हैं, है ना। इसी चीज को हम लोग नॉर्मल से भी निकाल सकते हैं, कैसे वो देखते हैं जरा।
कि सपोज करो कि हमने ये ऐसे प्रोजेक्टाइल लिया है, सपोज करो कैसे फेंक दिया गया ये, ठीक, ये ऐसे फेंक दिएगा, ये एंगल कितना है पूरा, सपोज करो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल इधर से 30 था, इधर से 45 था, तो मान लो कि हमने इसको ऐसे फेंक दिया, कितने डिग्री पे, 75 डिग्री पे, 75 डिग्री पे जाएगा, ऐसे कहीं पे टकराएगा, वेलोसिटी कितना है इसका, ये u है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या है, एक ऐसे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब कि ये वाला पॉइंट आ गया, चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास r है, सपोज दैट, तो अगर ये r है तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे पहुंचा, तो मान लेते हैं कि हम लोग ये OP का वैल्यू R लिखते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, सपोज करो कि ऐसे 75 डिग्री पे ऐसे फेंका गया था, 75 डिग्री पे फेंका गया था, अगर कुछ भी नहीं रहता ये ऐसे चला जाता, ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिग्री पे एक प्लेन है, हमने 30 डिग्री पे एक ऐसे प्लेन कर दिया, तो मान लिया कि प्लेन का जो लेंथ है ये यहाँ पे P पे कट कर रहा है, मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है वो R है, ठीक है, R है, तो यहाँ पे ये x कितना आ जाएगा इस पॉइंट P के लिए, x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r cos 30 डिग्री, और ये y कितना आ जाएगा r sin 30 डिग्री P पे, है ना। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग कितना लिखेंगे, y इक्वल टू कितना होता है, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब जरा देखो, जब ये इसको ऐसे फेंका गया है तो ये मान लो पॉइंट P पे है, तो जब ये पॉइंट P पे है तो हम लोग इसको R ले लिया, तो x कितना हो गया, R cos 30 हो गया, और y कितना हो गया, R sin 30 हो गया, मतलब कि इस कर्व पे, इस इक्वेशन पे ये जो पॉइंट P है x में इतना है, y में इतना है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम लोग इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, तो y का वैल्यू कितना, R sin 30 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना, R cos 30 इंटू tan थीटा, tan थीटा यहाँ पे कितना, ये पूरा थीटा ना, ये पूरा थीटा कितना आ जाएगा, tan 75 डिग्री माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, अपॉन u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर 75 डिग्री। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो R का वैल्यू आएगा वो R का वैल्यू भी इतना ही आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये 75 डिग्री आ गया, 75 डिग्री आ गया, अब वहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको 75 डिग्री। कैसे 75 डिग्री निकालते हैं, अब जैसे कि देखिए साइन A प्लस बी, ये कितना होता है, साइन A प्लस साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये होता है साइन A प्लस बी का। उसी तरीके से cos A प्लस बी कितना होता है, ये होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो इस चीज को यूज करके हम लोग सेक 75 का निकाल देंगे, 45 प्लस 30 करके, उल्टा में cos का निकलेगा तो सेक का निकल जाएगा। एंड tan A प्लस बी क्या होता है, ये होता है tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A इंटू कितना, tan B, ठीक है। इस चीज को यूज करके हम लोग tan 75 निकाल देंगे। जब वैल्यू पुट करोगे, आप सॉल्व करोगे तो घुमा फिरा कर क्या यही पे आंसर आओगे। तो हमने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन को ऐसा मान लिया कि जो इंक्लाइंड प्लेन पर है ये एक हॉरिजॉन्टल के साथ 75 डिग्री पे ऐसे फेंका गया है, तो 75 डिग्री पे फेंका गया है तो ऐसा कुछ पाथ है, तो हमने इस पाथ का इक्वेशन ऐसा लिख दिया, थीटा 75 डिग्री, है ना। अब इसी पाथ में हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट P कैसा लिया, यहाँ से एक ऐसे 30 डिग्री एंगल पे पॉइंट P लिया, तो ये पॉइंट P लिया, तो मान लेते हैं कि अगर ये R है तो x R cos 30 होगा, y R sin 30 होगा, ये पॉइंट इसी कर्व पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट किया, सॉल्व किया, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, R का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर ये इसके बराबर आ जाएगा सॉल्व कर। ओके, ठीक। देखिए अभी क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये अल्फा कितना होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज आए। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल पे ऐसे 45 डिग्री पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा, तो उसी तरीके से ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है इंक्लाइंड के साथ अल्फा एंगल पे, तो इस अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए कि क्या हो, ये मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
कि सपोज करो कि ऐसा है, ये थीटा है, ये मान लो u है, ये अल्फा है, सबको रिजॉल्व करना था। u cos अल्फा, इधर से u, इसको अल्फा लेते थे और इसको हम लोग थीटा लेते थे। उल्टा कर रहे हैं ना इस वजह से, कि मान लीजिए ये अल्फा है और ये थीटा है। ध्यान दीजिएगा जरा। सपोज तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ थीटा टू हैव मैक्सिमम रेंज। क्वेश्चन इस तरीके से है कि देखिए, हॉरिजॉन्टल पे जब हम लोग ऐसे थीटा लिखते थे 45 डिग्री, तो ये रेंज मैक्सिमम होता था। तो उसी तरीके से मान लो कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो इस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा u cos थीटा और ये u sin थीटा, है ना। और इधर था अपने पास g, तो g का इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट, ये अल्फा आ गया था, ये g cos अल्फा और ये g sin अल्फा। तो ये इस तरीके से जाएगा। तो हम लोग यहाँ टाइम पीरियड कितने निकाल दिए थे, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई कितना था, g cos अल्फा। ये टाइम पीरियड था, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा और इतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अब x के लिए सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए ये x है और ये क्या है, सपोज करो y है। तो फॉर x डायरेक्शन के लिए अभी हम लोग यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए हम लोग ux कितना लिख सकते हैं, u cos थीटा लिख देते हैं। ax कितना लिख देते हैं, पीछे की तरफ है ना, मान लो हम पीछे माइनस लेते हैं, माइनस g sin थीटा, g, ये g cos अल्फा और ये g sin अल्फा, g sin अल्फा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, जितने टाइम में ये यहाँ से ऐसे फेंका गया, तो जितने देर में ये इधर से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, उतने ही टाइम तक ना आगे गया है, तो यही टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका, जैसा हॉरिजॉन्टल में था वैसा ही वर्टिकल में, सॉरी वैसा ही इंक्लाइंड प्लेन पे, बस जी की जगह पे कॉम्पोनेंट चेंज होता है, जी cos अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे टाइम कितना आएगा, ये आएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अब पूछ रहा है आर कितना, सपोज करो कि हम इसको आर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आर है पूरा, तो आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फिर वही पुराना इक्वेशन ही चल रहा है, फिर से कुछ नया तो है नहीं। तो यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग कितना लिखेंगे, आर इक्वल टू यू टी यू कॉस थीटा टू 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा प्लस हाफ ए कितना है, माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यानी इसका टी स्क्वायर, मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख दिया। अब जरा हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे, जरा देखिए कितना आ जाएगा ये, दैट इज आर इक्वल टू, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यू यानी कि 2u स्क्वायर साइन थीटा, या इसको ऐसे लिखते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, माइनस इधर से हम लोग किए तो ये 2 हो गया है ना, इधर से ये 2 कैंसिल, माइनस इधर से क्या हो गया, एक जी इधर से कैंसिल हो गया, तो माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। हम लोगों ने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग अरेंज करेंगे, यहीं से हम लोग का मेन थोड़ा सा स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो अब एक बार जरा ध्यान दो, ये u स्क्वायर जी कॉस अल्फा है, हम दोनों में u स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। u स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन, इधर हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए दोनों में g है तो g बाहर निकाल लिए, है ना, दोनों में g है, इधर कितना आया, इधर आया कॉस अल्फा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा कौन कितना, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग यू स्क्वायर बाई जी, ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों के एलसीएम में कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो एक कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर ले लेते हैं, इधर से आ गया साइन 2 थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा। अब यहाँ पे जरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपने अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी हम लोग चाहें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये 2 यहाँ पे रह रहा है ना, ये वाला 2 यहाँ पे छूट गया है, ये 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, -2 -2, ऐसा है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यही चीज का इस्तेमाल करेंगे, इसको लिख देंगे यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा कॉस अल्फा माइनस कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन अल्फा, ऐसा लिख देंगे। हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया। अब जरा देखिए यू स्क्वायर जी कॉस अल्फा, इधर से हम लोग साइन 2 थीटा कॉस अल्फा माइनस ये माइनस और ये माइनस, एक बार इसके साथ माइनस साइन अल्फा, एक बार इसके साथ माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा साइन अल्फा। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे यू स्क्वायर जी कॉस अल्फा साइन 2 थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 थीटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसा लिख दिया हमने। अब जरा देखो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी इसको हम लोग साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लोग इस चीज को कैसा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास रेंज कितना आ गया, ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी, इधर से कॉस स्क्वायर आएगा है ना, बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर से साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू आ गया, ये रेंज आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कि रेंज मैक्सिमम आएगा। बाकी सब कुछ फिक्स रखना है, जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है अल्फा उसको फिक्स रखना है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसको फिक्स रखना है, सब कुछ फिक्स रखना है। तो बस थीटा वैरी कर सकते हैं, मतलब कि बस थीटा वैरी करके हम लोग को मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो अब जरा देखो यार, इस इक्वेशन में ये तो कांस्टेंट है, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें से कुछ भी नहीं चेंज करना है, जो भी चेंज होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि थीटा ही वैरी करेगा ना, जो भी चेंज होगा यहीं पे वैरी होगा। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, हम देखिए इसके साइन लगा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें से कुछ माइनस किया जा रहा है। तो जब इसके मैक्सिमम के लिए जब ये मैक्सिमम आएगा तभी ना ये आर मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, केवल थीटा वैरी कर रहा है, तो यानी कि ये वैरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैरी कर रहा है। तो ये आर मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, तो क्योंकि इसमें से तो इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो जब ये सबसे बड़ा होगा तो ही जाकर के आर मैक्सिमम होगा। तो यानी कि देयरफॉर फॉर आर टू बी मैक्सिमम, दिखते नहीं है समझ लो,
इस चीज को मैक्सिमम होने के लिए इस चीज को मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन कोसाइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है 1, साइन कोसाइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है। तो यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये 1 आएगा। और ये 1 कब आएगा, जब इसके अंदर का एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि देयरफॉर फॉर आर मैक्स के लिए ये 2 थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब कि देयरफॉर थीटा कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि दैट इज थीटा इक्वल टू 90/2, यानी इतना ध्यान रखो 90 माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि जब ये जो हमारा थीटा है इसका वैल्यू 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैक्सिमम रेंज आएगा। ठीक, ये मैक्सिमम रेंज आएगा। तो आर मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आर मैक्स का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो आ गया 1 माइनस कितना साइन अल्फा, इतना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा। अब इसी को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं जरा देखो, यू स्क्वायर, इसको यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, इसको वापस हम लोग यू स्क्वायर बाई जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ऊपर में 1 माइनस साइन अल्फा, ऐसे कर दिया। ये कैंसल, तो कैंसल तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन अल्फा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो जरा देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग को एक रेंज का डायरेक्ट रिलेशन भी मिल गया, इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज का डायरेक्ट रिलेशन भी मिल गया ऐसा, और यहीं से फिर हमने कंडीशन लगा दिया मैक्सिमम के लिए। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90 माइनस अल्फा बाई 2 होना चाहिए, तो मैक्सिमम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल पे कितना होता है π/4 होता है 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा कौन सा है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से नोट्स आप लोग बना लेंगे। थैंक यू।